देश विदेश में बैठकर दूरदर्शन जालंधर के कार्यक्रमों का आनंद लेने वाले मेरे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस रचना कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर वीना विज उदित जी को। उदित इनका तखल्लुस है और ये तखल्लुस इन पर क्यों सार्थक बैठता है, वो इसलिए क्योंकि ये कहानियाँ लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, संस्मरण लिखती हैं, लेख लिखती हैं। कुल मिलाकर साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं जो इनकी कलम से अछूती रही हो, इसलिए उदित तो इनके नाम के साथ सार्थक साबित होता है। तो चलिए आगे की बातचीत करते हैं डॉक्टर वीना विज जी से। वीना जी, रचना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा वीना जी, शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। अक्सर बहुत सी बातें हम पूछते हैं। पिछली बार अगर हमारा कार्यक्रम हुआ, उदित के बारे में हमने विस्तार से अपने दर्शकों को बताया, पर आज मैं चाहूँगी कि आज हमारे दर्शकों को आप बताएं अपने बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादों के बारे में। कहाँ बीता, कैसे बीता आपका बचपन, और साथ ही साथ आपकी शिक्षा कहाँ, कैसे और किस तरह से हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। बड़ी कश्मकश है ए खुदा, थोड़ी रहमत कर दे, धुंध का आलम ना दिखाए, सुबह रोशन कर दे, आते आते दूरदर्शन। मैं तो यही सोच रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धुंध थी और बारिश थी जी। अब आपने मुझे बचपन के बारे में पूछा है जी। तो मैं बताऊंगी कि मैं आज तो पंजाब में आपके पास बैठी हूँ, पर मैं कटनी मध्य प्रदेश से आई हूँ। मध्य प्रदेश से जो जबलपुर के पास है कटनी, वहाँ से मैं आई हूँ और मेरी शिक्षा वहीं पे हुई है। तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ अभी गए थे भारत से, तो अभी उनके स्कूल यहाँ पे चल रहे थे बहुत अच्छे। तो बासले गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है कटनी में, उसमें मेरी शिक्षा हुई। और वहाँ पर मेरा जो मेन एक उद्देश्य होता है ना, वो ये था कि मुझे पढ़ने की बड़ी लगन थी। तो मुझे जो क्लास की किताबें होती थी वो थोड़ी लगती थी कि ये तो पढ़ लिया, वो जो क्लास में पढ़ा है वो याद हो गया, अब क्या करूं। तो मैं लाइब्रेरी से बुक्स लेती थी। मैं बात कर रही थी बचपन की, तो मतलब बचपन से ही ये सब था। छोटी कहानियां जो होती हैं, बाल कहानियां, वो पढ़ती थी और सारा सारा दिन घर में पढ़ती थी। खेलना कूदना शाम के समय, और दोपहर से लेकर शाम तक होमवर्क का जो टाइम होता है, उस होमवर्क के टाइम में मैं वो कहानियां पढ़ती थी। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्योंकि मैं होमवर्क स्कूल में ही कराती थी। जी जी जी, बहुत अच्छे। हाँ, तो वो जो कहानियां पढ़ने की आदत थी वो ऐसी लगी कि धीरे धीरे मैंने लाइब्रेरी की वहाँ पे सारी कहानियां पढ़नी। और आज वहाँ पर एक बोर्ड लगा है, मेरा नाम होता था। अब आज मैं वीना विज हूँ शादी के बाद, पहले मैं वीना मैनी होती थी। तो वहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है कि वीना मैनी ने लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें पढ़ डाली, एक ही लड़की। और मैं अभी 2014 में वहाँ गई थी कटनी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से शाला अपनी पूरी जितनी बढ़ गई है वो दिखाई, सब करा। स्कूल की इतनी तरक्की हुई और देखा तो वो बोलने लगे, देखिए आपका बोर्ड ये नाम आज भी लगा है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी याद आपने हमारे साथ साझा की। और दर्शकों को भी और मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो बचपन से ही पढ़ती आई हैं। अच्छा वीना जी, एक बीच में सवाल आ गया कि अक्सर होता है कि बच्चे जब ऐसे कहानियाँ पढ़ते रहते हैं तो डांट पड़ती है घर से ना, कि भाई अभी तो तुम्हारा स्कूल का काम है, तुम्हारे पढ़ने का है, तुम कहानियां पढ़ रही हो। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ना, मेरी मम्मी समझ जाती थी कि ये काम कर रही है अपना, तभी पढ़ रही है, ऐसे नहीं ये पढ़ेगी। बल्कि मैं छोटी, मेरे धीरे धीरे मेरे घर में जैसे जैसे मैं बढ़ती गई तो हम 7 बहनें हो गए। अच्छा। तो हम 7 बहनें थे, तो मैं अपने मतलब 5 तक का तो मैं घर में थी, था उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई। तो मैं उनका भी होमवर्क करा देती थी, सब करती थी। तो मुझे लिखने पढ़ने में कोई वो नहीं होता था। लिखना नहीं मेरा शुरू हुआ था तब, लिखना तो मेरा कॉलेज में जाके शुरू हुआ। अच्छा, लिखने की परंपरा जो आपने शुरू जो है वो कॉलेज काव्य से शुरू हुई। तो आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? मैंने वहाँ मैट्रिक करके, तब हमारे जमाने में 10th मैट्रिक होती थी, फिर 4 साल का बीए डिग्री कोर्स करा और उसके बाद एमए किया, बीएड किया,
एमएड किया, एमएड में मुझे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिला। बहुत खुशी तो की बात। उसके कारण मुझे उन्होंने एनसीईआरटी दिल्ली वालों ने पीएचडी करने के लिए दिल्ली बुला लिया जी। बहुत बहुत बढ़िया, क्या अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा स्कॉलरशिप हो रही मिली है। मुझे। उस जमाने में जब तनख्वाह लोगों की 150-200 होती थी बैंक के मैनेजर्स की, तो उस वक्त मुझे उन्होंने 300 स्कॉलरशिप दी। बहुत खुशी की बात, बहुत बहुत मजेदार बात। और जाहिर सी बात है परिवार को भी गर्व महसूस हुआ होगा उस समय, है ना? है सारा कुछ। हाँ, शिक्षा के साथ साथ शिक्षा है। मतलब अर्जन भी करना, जीविका उपार्जन का एक साधन आपको पढ़ाई के साथ साथ ही हो गया। तो वीना जी, उसके बाद आपने बताया कि आपका लिखने का सिलसिला जो है वो कॉलेज से शुरू हुआ। हाँ, मैं फर्स्ट ईयर तो में थी। क्या लिखा सबसे पहले? सबसे पहले बारिश आ रही थी जैसे आजकल के दिन है जी। और मैं घर में कमरे में खिड़की में बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कुछ लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, क्योंकि होम साइंस कॉलेज में मैं पढ़ती थी जबलपुर के। तो हमने वहाँ एक घर लिया था। अच्छा। हमारे डैडी ने घर लेके दिया कि हाँ रहेंगे आप लोग, तो मम्मी आती जाती रहेंगी। सो वो वहाँ से लड़कियां भीग रही थी और कैसे उनके बिहेवियर हो रहा था, चीख रही थी और कभी बुक्स ऊपर सिर पर रखती थी। उसके ऊपर फिर मैंने एक कविता लिखी। तो मुझे लगा कि कविता तो लिखी गई, पर जब स्कूल में कॉलेज मैगजीन के लिए मैडम ने पूछा कि एक्चुअली मैंने कॉलेज में हिंदी नहीं ली थी, मुझे लगता था मुझे हिंदी तो सारी आती है, मैं और क्या पढ़ूंगी। मैं वैसे ही पढ़ लिया इनको सबको। तो हिंदी तो आती है, हिंदी क्यों पढ़ूं, जो नहीं आता वो पढ़ूं, इकोनॉमिक्स पढ़ूं, फिलॉसफी पढ़ूं। फिलॉसफी मुझे ओशो पढ़ाते थे। अच्छा। तो आचार्य रजनीश कहते थे उन दिनों उनको। तो उस जमाने की बातें हैं। तो वो मैंने ये सब्जेक्ट लिए इसके बजाय कि मैं हिंदी पढ़ूं। हिंदी तो मेरा शौक था, मेरी अभिरुचि इतनी ज्यादा था कि मैं सब कुछ पढ़ डालती थी, हिंदी का कुछ छोड़ती नहीं थी। इसीलिए तो आज हिंदी साहित्य जगत में आपका इतना नाम है, बुलंदियों पर है। और मुझे लगता है कि मतलब आकाश में हिंदी साहित्य के जितने सितारे चमक रहे हैं, आप उसमें सबसे ज़्यादा बुलंद तरीके से चमक रही हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, तो वीना जी, आपने मतलब बताया कि पहले आपने कविता लिखी। पर पहली आपको जो ख्याति मिली है वो कहानियों से ज्यादा है। हाँ, कहानी मैं डायरी में लिखती थी, वो छपी नहीं। कविता मैंने कॉलेज मैगजीन के लिए मैडम को दी, तो उन्होंने कहा अच्छा आप भी लिखती है? तो मैंने कहा देख लीजिए। तो बोले बहुत अच्छी लिखी, आप जरूर लिखिए, कविता बहुत अच्छी लिखी आपने। तो मुझे हौसला मिल गया, मैंने कहा हाँ ठीक है। और वो मैडम चतुर्वेदी तो ऐसी थी हमारी कि वो चौक भी नहीं बोलती थी, वो खड़िया बोलती थी। खड़िया से श्वेत इसमें ब्लैक बोर्ड को भी वो बोलती थी, मतलब ऐसे बोलती थी हिंदी वो। तो उनके साथ हिंदी का जरा लगता था कि भाई जरा भी स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब क्लिष्ट हिंदी जैसे आप कह रहे हो, क्लिष्ट हिंदी बोलते थे। शुद्ध हिंदी। और फिर मैं कहानियां जो थी अपनी डायरी में लिखती थी, वो मैं किसी को दिखाती नहीं थी। अच्छा। तो कहानियां तो 99 में जाके फिर धीरे धीरे मेरे बच्चों ने। तो विधिवत आपकी पहली कहानी कौन सी छपी? पिघलती शिला मेरी पहली पुस्तक है। अच्छा, तो उसमें कुल कितनी कहानियां थी? उसमें 18 कहानियां थी। उस पुस्तक के कारण मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं व्हीलचेयर पर बैठ के बाय एयर मैं भोपाल गई। उन्होंने कहा खुद आके लेना पड़ेगा अवार्ड, और मुझे उपाधि भी मिली साहित्य सर्वोदय की। ये होता है समर्पण, और इसको कहते हैं ऊर्जा, शक्ति, या जिसको अंग्रेजी में हम डेडिकेशन कहते हैं। तो ये सब अपना आपने उसमें डाला, परिश्रम के साथ साथ पूरा समर्पण भावना की पुस्तक लिखी, और उसका पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खुद जाना, चाहे परिस्थितियां आपको इजाज़त दे रही थी या नहीं दे रही थी। तो बड़ी खुशी की बात हुई ये हमारे लिए वीना जी। अच्छा, इसके अलावा भी तो आपकी बहुत सी कहानियों की किताबें छपी हैं, तो मैं चाहूँगी एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि कुल कितनी कहानियाँ या पुस्तकें आज तक आप छपवा चुकी हैं? मेरी पुस्तकें जो हैं वो 99 में से छपनी शुरू हुई। पहली पुस्तक जो मेरी थी वो थी काव्य की पुस्तक सन्नाटों के पहरेदार, क्योंकि मैं कश्मीर में रहती हूँ, आपको पता है। तो कश्मीर में उसमें प्रकृति का बहुत ज्यादा वर्णन है, और प्रकृति आपको छोड़ती नहीं है। जब आप उसमें मुग्ध हो जाते हैं उसको देख के, तो अपने आप अंदर से प्रस्फुटन शुरू हो जाता है। तो पहला सन्नाटों के पहरेदार था काव्य संग्रह, उसके बाद पिघलती शिला जिसका मुझे अवार्ड मिला पुस्तक का, और वो दिल्ली से ही छपी थी।
अच्छा, कुल कितनी आज तक छप चुकी 12 किताबें? पुस्तकें छप चुकी हैं, 12, जिनमें से अवार्ड वाली भी काफी हैं। जी। तो अच्छा, ये सारी पुस्तकें हिंदी में ही हैं? हिंदी की भी है, एक उर्दू की है और एक इंग्लिश की है। अच्छा, आप उर्दू में भी लिखती हैं? उर्दू मैं बोलती हूँ पर स्क्रिप्ट नहीं जानती मैं। अच्छा, जैसे स्क्रिप्ट। पंजाबी में भी मैं लिखती हूँ कविताएं, मेरा संग्रह पूरा होने वाला है, वो भी छपेगा 1 आध साल में। तो पंजाबी में लिखती हिंदी में हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में नहीं रही, मुझे स्क्रिप्ट नहीं आती, तो मैं मतलब लिखती हिंदी में हूँ उसको, पर है वो गुण पंजाबी। कुछ मुझे दूरदर्शन ने बड़ी मदद करी है पंजाबी में, सीरियल करके और ड्रामा कर करके 1980 से मैं जुड़ी हूँ दूरदर्शन से। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने सारी पंजाबी सीखी ही यहाँ पर है। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि दूरदर्शन अक्सर कहा जाता है कलाकार पैदा करता है, लेकिन बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो दूरदर्शन से सीखते हैं और दूरदर्शन उन सीखे हुए कलाकारों से दर्शकों को सिखाने की परंपरा को आगे बढ़ाता बहुत है। अच्छा बोला आपने, तो बिल्कुल ठीक बोला। ये तो बड़ी मैंने प्रसन्नता सारा की बात है। पंजाब मैंने दूरदर्शन से ही देखा, सुना, और माझा, मालवा और दोआबा सारी भाषाएं जो है, इनमें क्या अंतर है, इनको कैसे बोलना है, यहाँ के क्या रिवाज हैं, संस्कार हैं, यहाँ के कैसी संस्कृति है यहाँ की, वो सारा कुछ मैंने पंजाब में आके सीखा। हमारे घर में पंजाबी जरूर बोलते थे हम लोग, चाहे एमपी में रहते थे, पर घर में पंजाबी चलती थी, बाहर हिंदी चलती थी। बहुत अच्छी बात आपने वीना जी बताई कि देखिए, एक होता है कि किसी भाषा के प्रति आपका लगाव होना, एक होता है भाषाओं को सीखने के प्रति आपका लगाव होना। हिंदी भाषा के साथ तो आपको लगाव था ही था, लेकिन ये जो आपने बात बताई कि आपको अन्य भाषाएं सीखने में भी दिलचस्पी थी और आपने सीखा, उन भाषाओं को ग्रहण किया, सिर्फ ग्रहण ही नहीं किया, फिर उसमें लिखने के लिए कदम भी बढ़ाए। बड़ी प्रसन्नता की बात है और इससे दर्शकों को भी प्रोत्साहन मिलता है, सभी सुनने वाले, देखने वाले इससे कुछ सीखते हैं। जब आप जैसे विद्वत जन यहाँ बैठ के ऐसी बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वीना जी, जैसा मैंने पहले एक सवाल किया था कि आपको ख्याति कहानियों से मिली, कहानीकार के रूप में आप ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर पाई। अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे सबसे प्यारी वो कहानी बताइए जो आपके दिल के करीब है। कहानी संग्रह मेरे 3 तो छप चुके हैं, या चौथा उर्दू में छप चुका है, और 5वां बिल्कुल तैयारी पे है, 18 कहानियां तैयार हैं उसकी। पर जो एक कहानी बहुत ज्यादा मेरे दिल के नजदीक है, और एक छोटी बच्ची की कहानी है जी, उसका नाम दहलीज है, एक बड़ी होती लड़की पर है। अच्छा। छोटी सी लड़की के मन में जब वो एक ये दहलीज पार कर रही होती है, मतलब बचपन से जवानी की ओर बढ़ रही होती है, तो उसके मन में कितने सवाल उठते हैं, कुछ प्रकृति को देखकर, कुछ रिश्तेदारों को देखकर, कुछ आस पड़ोस को देखकर, कुछ छोटे छोटे मुर्गे मुर्गियों को देखकर, जानवरों को देखकर, तो वो उसके अंदर जो वो प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं, तो वो दहलीज पार करने के बाद उसको सारे समझ आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से अनसुलझे प्रश्न होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में उथल पुथल मचाते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, स्वाभाविक है। जैसे बाकी अन्य चीज़ों में प्रकृति में परिवर्तन होता है, इसी तरह शरीर में भी परिवर्तन होता है। बच्चा जब युवावस्था की ओर बढ़ता है तो मानसिक परिस्थितियों में, स्थिति में, सोच में बदलाव आता है, तो बदलाव प्रकृति का नियम है। बहुत अच्छी कहानी, और आपने शीर्षक जो दिया है दहलीज, मतलब एक दहलीज को लांघ कर, बचपन की दहलीज को लांघ कर युवावस्था की दहलीज में पदार्पण करना, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, एक और सवाल कि ये जो लिखने की परंपरा थी, कि आपकी जन्मजात थी, अपने मन में ही था, आपकी अपनी भावना थी, या विरासत में मिली आपको ये? देखिए जी, ये विरासत में तो नहीं मिली है, क्योंकि हमारे घर में कोई लेखक वैसे नहीं हुए हैं, पर आईएस जौहर एक्टर थे जो मेरे मामा थे। अच्छा। तो वो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते थे, कहानियां लिखते थे, अपनी फिल्मों की बनाते थे। तो उनके जो फादर थे, मतलब मेरे नाना जी जो थे, उन्होंने 1-2 किताबें अपने ज़माने में लिखी थी, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ना वो किताबें हमें मिल सकी कहीं से। हमने दिल्ली में भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो वो तो नहीं मिली। सो मतलब वैसे तो परिवार में 2 जने ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है। अच्छा। पर फिर भी ये जो मेरा लेखन था, वो शायद मुझे लगता है अंदर से ही उसने मुझे
कहा कि तुम लिखो, तो मेरे से वो लिखा गया। जैसे आपने अभी बताया नाना जी लिखते थे, तो कहीं वो जीन्स में से कुछ रह कुछ तो जाता है आ ना, जाता है। कहते कोई बीमारी भी होती है, जब डॉक्टर उसका तो सर्जरी कहते भी करते हैं तो कभी कभी बिल्कुल, ऐसा होता है बिल्कुल। बीच में कुछ रह जाता है, तो वैसा आपको विरासत में थोड़ा सा रह थोड़ा गया सा होगा, कहूंगी। लेकिन आपके अंदर की जो लेखिका थी वो वो जन्मजात शायद उसी थी। से ज्यादा हाँ, बढ़ी। बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और आपने एक शुरुआत में बात कही थी कि सबसे पहले आपने कविता लिखी थी। आज कोई अच्छी सी प्यारी सी कविता जो आपकी अपनी पसंदीदा हो, हाँ, हाँ। और जिससे आपको लगता हो कि दर्शकों से आपको काफ़ी वाहवाही मिली, पसंद की जा रही है, वैसी कोई कविता आज हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। मैं आपको सुनाती हूँ मेरी मुस्कानें। वो पूछते हैं होठों पर मुस्कान कैसे रहती है, होठों वो पर पूछते मुस्कान हैं कैसे? होठों पर मुस्कान कैसे रहती है, जीवन की आपाधापी में हंसी कैसे ठहरती है, वाह, सवाल अच्छा है। बेवजह मुस्कुराने का कारण क्या है, हम्म, बेवजह मुस्कुराने का कारण क्या है, अरे दुखी रहकर भी गुजारा कहाँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा जीवन में बहुत गम है, हम्म, उन्होंने कहा जीवन में बहुत कम है, तो खुशियां भी कहाँ कम है। सही बात है, हैं? बहुत अच्छी बात है। क्यों इतना हंसती है, नजर लग जाएगी। क्यों इतना हंसती है, नजर लग नजर लग जाएगी। जाएगी। काजल की धार मोटी है, नजर उतर जाएगी। काजल की धार मोटी है, नजर उतर जाएगी। फिर बोले कभी तो तनाव होता होगा, हम्म, कभी तो तनाव होता होगा। मैंने पूछा, मैंने कब कहा ऐसा नहीं होता होगा, सही। ऐसा नहीं होता होगा। इतनी कश्मकश है कि जिंदगी बोझ है, इतनी कश्मकश है कि जिंदगी बोझ है। खुश रहा करो क्योंकि समस्या तो रोज है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा। खुश रहा करो क्योंकि समस्या तो रोज है। हैरान हो कि मैं दिल पर बात लेती नहीं, हाँ? हैरान हो कि मैं दिल पर बात लेती नहीं, हाँ डाल ली आदत, ऐसी परेशान होती नहीं, ऐसे ही परेशान होती नहीं। वैसे भी कब किसने किसके गम बांटे हैं, बहुत अच्छे। वैसे भी कब किसने किसके गम बांटे हैं, मेरी हंसी ने तो मेरी उम्र के नंबर काटे हैं। क्या अजीब बात कही है, बहुत अच्छी, सही, एकदम सटीक बात। मेरी हंसी ने तो मेरी उम्र के नंबर काटे हैं। भाई कभी तो आंसू गालों पर आते होंगे और लोग पूछ पूछ कर जहन को सताते होंगे। अब पूछना छोड़ो और मेरी हंसी में शामिल हो जाओ। बहुत अब अच्छी। पूछना छोड़ो, मेरी हंसी में शामिल हो जाओ। रोनी सूरत वालों पर हंसी के मुखौटे लगाओ, रोनी सूरत वालों पर हंसी के मुखौटे लगाओ। कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीदें जगा देती हूँ, कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीदें जगा देती हूँ। ये मेरी मुस्कानें उन्हीं की दुआएं हैं जिन्हें मैं हंसा देती हूँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जिन्हें मैं हंसा देती हूँ। बहुत खूब। ये मेरी मुस्कानें उन्हीं की दुआएं हैं जिन्हें मैं हंसा देती हूँ, हंसना सिखा देती हूँ। बहुत अच्छा। मेरी मुस्कानें बहुत अच्छी कविता थी। इसमें मुस्कान तो थी ही, पर जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों से कैसे लड़ना है, वो भी एक सुझाव। हंस रह के छोटी सी हंसते कैसे उनको गुजारना है और कैसे आगे बढ़ना है। कठिनाइयां तो हैं ही है जिंदगी में, बिल्कुल। जीवन है तो सब कुछ है। बहुत अच्छे। तो जीवन को कैसे गुजारना है, एक ढंग है, एक फिलॉसफी है इसमें। बहुत छोटी सी कविता में बहुत बड़ी फिलॉसफी। बहुत अच्छी लगी कविता, हमारे दर्शकों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा वीना जी, आपने अभी तक कुल 12 पुस्तकों के बारे में हमें बताया कि जो आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकें मेरे सामने हैं, जैसे पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने आपके देखे बहुत सारे संस्मरण आप लिखती रही हैं, और मुझे लगता है ये उसी की किताब है, भूले विसरे संस्मरण, है ना? जी हाँ। ये वीना जी की किताब है, भूले विसरे संस्मरण। तो ये वीना जी, ये कब प्रकाशित हुई और क्या इसमें है, कुछ खास बताइएगा। ये मेरे जीवन के ऐसे संस्मरण हैं जो कि आके दस्तक देते हैं कि हाँ आप लिख लो इसको, किसी और के साथ बांट लो।
अच्छा। तो जो जिनको मैं भूले बिसरे समझ चुकी थी, पर वैसी ही सिचुएशन जब सामने आती है, कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो उनसे मैं वो हो जाती हूँ कि अरे ऐसा तो मेरे जीवन में इससे मिलता जुलता कुछ घटा था, और वो संस्मरण मुझे याद आता है, तो मैंने उनको सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। तो लोगों ने कहा कि हमें तो इसको इकट्ठे एक किताब में चाहिए, एक एक हफ्ते में आप एक डालती हैं, इतनी देर बर्दाश्त नहीं होता है वेट करना, इंतजार नहीं होता इंतजार ना। नहीं और होता सबसे जो मुश्किल काम होता है ना दुनिया में, वो प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा। इंतजार की घड़ियां कटते नहीं कटती हैं। तो ये दाद देना चाहूँगी मैं वीना जी, आपकी संस्मरण क्या कहते हैं, याददाश्त की, कि आपने इतने सारे संस्मरण जो ज़िंदगी में आपके साथ घटनाएं घटी, उन सबको याद रखा, फिर उन सबको लिखा और संकलित किया, और एक संस्मरण के रूप में हमारे पास पुस्तक आई। ये बहुत अच्छा लगा। थी अभी 2025 के मार्च में आई है। ये 25 में आई। अच्छा, इसी के साथ ही एक मेरे पास बड़ा अच्छा टाइटल है, बहुत सुंदर टाइटल के नाम से, रॉन्ग नंबर लघु कथा संग्रह। ये कब छपी और इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये अभी जुलाई में छपी है, इसी साल। हाँ, अभी पिछले महीने। पिछले महीने। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो इसमें क्या है रॉन्ग नंबर में? रॉन्ग नंबर में 101 लघु कथाएं हैं, और ये सब जीवन से संबंधित जो मेरे साथ घटित हुई हैं। अच्छा। उनसे मिलती जुलती हैं ये। अच्छा। उनको मैंने छोटे, कोई आधे पेज की है, कोई 1 पेज की है। हाँ। और रॉन्ग नंबर से एक बहुत बड़ा सटायर है, व्यंग है समाज के ऊपर। थोड़ा सा बता दीजिए। रॉन्ग नंबर ऐसा है कि एक लड़की आती है बॉम्बे से। अच्छा। और वो कश्मीर में फोन करती है कि मैं आ रही हूँ, तो कहता है, हर होटल वाला कहता है कि आप थोड़े पैसे जमा कर दो, अगर आपने, कहती है एक रूम चाहिए मुझे, तो कहती मैं आके ही पैसे दे दूंगी, मैं आ रही हूँ ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। और हर अपने स्टॉपेज पे, फिर वो दिल्ली आती है, फिर वो जम्मू आती है, अनंतनाग आती है पहलगाम आने के लिए, हर जगह से फ़ोन करती जाती है और बेतकल्लफ होती जाती है। पहले उनको साहब बोलती है, फिर तुम ऐसे हो, मैं तुमको मिलने आ रही हूँ। वो सोचती है कि मतलब जैसे मैं, फीलिंग ऐसे आती है कि उसका तो अपनापन बढ़ता ही जा रहा है, पर ठीक है, कस्टमर है, कस्टमर को तो अटेंड करना ही है। पर वो जब आके होटल में देखती है, कार अंदर टैक्सी आती है, और वो कहती है उनको बुलाइए जो मुझसे बात करे, तो वो कहते हैं वो तो मैं ही हूँ। तो वो कहती है रॉन्ग नंबर डायल हो गया, दूसरे होटल में चलो। ओहो, क्या बात है। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरे मतलब एक व्यंग है, और एक ये छोटी, एक और है संस्मरण के नाम से हमारे पास, छुटपुट अफसाने। ये भी वीना जी, ये किताब कब प्रकाशित हुई? ये तो पिछले साल हुई, 24 में, 2024 में और छपी है। नहीं, ये 23 में हुई, और इसको अवार्ड 24 में मिला। अच्छा। भाषा विभाग की तरफ से इसको अवार्ड मिला है, बेस्ट जीवनी के कारण। तो वीना जी अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कर चुकी हैं, इतना ज़्यादा लिखा है इन्होंने। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत समीक्षाएं भी बहुत लिखी हैं, लेख बहुत लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस उम्र में भी जब लोग विश्राम करना शुरू कर देते हैं, वीना जी अनथक लिख रही हैं, धारा प्रवाह लिख रही हैं, और अलग अलग चीज़ें लिख रही हैं। हमारे दर्शकों को भी इनसे मिलकर अवश्य प्रसन्नता हुई होगी। वीना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी जानकारी अपने बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।